हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है। सामान्य हिंदी की 9वीं वीडियो है। इसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं अविकारी शब्द यानी अव्यय की। तो अव्यय क्या होते हैं ये हम जानते हैं, और अव्यय के प्रकार कौन कौन से होते हैं ये भी हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। तो एक एक करके सारी चीज़ों पर डिस्कस कर लेते हैं। और साथ ही साथ जिस तरह से मैं नोट्स बनाता हूँ, मैं पहले भी वीडियोस में मैंने कहा है आपसे कि आप लोग भी उसी प्रकार के नोट्स बना लिया करिए, जिससे कि आपको आसानी होगी। ये जितने भी टॉपिक यहाँ से हमारे द्वारा कराए जा रहे हैं ये सब अत्यंत ही इम्पोर्टेंट हैं और पेपर में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इनको भी तैयार कर सकते हैं आसानी से। इस वीडियो में हम अव्यय के साथ साथ वाच्य भी डिस्कस करेंगे, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं परिभाषा बोल भी रहा हूँ, आप लोग लिख भी सकते हैं। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल की दृष्टि से कोई रूप परिवर्तन नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा इस बात पर, कोई रूप परिवर्तन नहीं होता है, वे अव्यय कहलाते हैं। अव्यय या अविकारी शब्द कहलाते हैं, यानी जिनमें कोई विकार नहीं होता है, अव्यय कहलाते हैं। परिभाषा ज़रूर आप लोग लिख लिया करिए एक बार। और कभी कभी परिभाषा का जो रूप है वो परिवर्तित भी होता रहता है, तो आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं परिभाषा को। इसीलिए आप थोड़ा सा अपने हिसाब से भी चीज़ों को लिख लिया करिए। यानी कि ऐसे शब्द जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक या काल, इन सब की वजह से कोई भी रूप परिवर्तन नहीं होता, उसमें कोई भी विकार नहीं आता है, वो आपके अव्यय कहलाते हैं। ठीक है। जैसे जब मैं जाऊंगा तब वह आएगा, या वह कहाँ गया था, मैं भी आपके साथ आऊँगा, अभी मैं नहीं आ सकता। तो ये जितने भी शब्द हैं, जब, कहाँ, भी, अभी, और, ये ऐसे शब्द हैं जो यदि आप कर्ता या जो भी चीज़ें हैं उन सब का यदि लिंग परिवर्तन करेंगे या वचन परिवर्तन करेंगे या कारक वगैरह लगाएंगे या काल की दृष्टि से देखेंगे तो उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है ना। जब का प्रयोग एक लड़की के लिए भी किया जा सकता है, एक लड़के के लिए भी किया जा सकता है, एक बकरी के लिए भी किया जा सकता है, बहुत सारी बकरियों के लिए भी किया जा सकता है। यानी लिंग, वचन, काल या कारक की दृष्टि से उसमें कोई विकार नहीं आता है। तो ये सारे शब्द कैसे कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। तो अव्यय के प्रकार आपको जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहे हैं, तो विस्मयादि बोधक और क्रिया विशेषण और समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और एक निपात, ये आपके 5 प्रकार के अविकारी शब्द या अव्यय पाए जाते हैं। ठीक है। तो अव्यय के भेद हो गए 5 प्रकार के। मुख्य रूप से वैसे 4 ही होते हैं, और ये निपात को इसका भेद नहीं माना जाता है, लेकिन जब हम पढ़ते हैं उसको अभी हम बताएंगे कि क्यों इसको अविकारी शब्द के अंतर्गत यानी कि अव्यय के अंतर्गत ही लेते हैं हम। ठीक है, अभी हम बताएंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, क्रिया विशेषण। अब हम एक एक करके इन सबको जान लेते हैं। क्रिया विशेषण वाले जो अव्यय हैं उनको आप कैसे जानेंगे? तो क्रिया की विशेषता बताने वाले, क्रिया की विशेषता बताने वाले, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, इसको आप अपने पूर्ण सेंटेंस बनाते हुए लिख सकते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले, ऐसे शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं, और वो भी क्रिया विशेषण भी अव्यय होते हैं। जैसे कि कहीं पर लिखा हुआ है धीरे धीरे चलना, धीरे धीरे चलना, तो चलना तो जो है वो क्रिया हो गई है, लेकिन कैसे चल रहे हैं हम? धीरे धीरे चल रहे हैं। तेज चलना, नीचे बैठना, ऊपर चढ़ना, ये सब नीचे, ऊपर, धीरे धीरे, तेज, ये सब क्या हैं? ये आपके क्रिया विशेषण हैं, यानी कि वो क्रियाओं की विशेषता बता रहे हैं कि कोई क्रिया किस तरह से हो रही है। इस क्रिया विशेषण के भी और प्रकार बन जाते हैं।
तो अर्थ के आधार पर अगर हम देखेंगे तो 4 प्रकार बनते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, जैसे कालवाचक की बात करते हैं तो काल मतलब समय, यानी प्रातः, शाम, ये आपके कालवाचक हो गए, यानी इसमें काल समय को दिखा रहा है। स्थानवाचक जैसे आसमान में, है ना, जैसे चारों ओर, तो ये सब आपके स्थानवाचक हो गए। रीतिवाचक जो अभी अभी बताया, धीरे धीरे, तेज, ये सब आपके रीतिवाचक में आ जाते हैं। परिमाणवाचक में उसकी मात्रा पता चलती है, यानी बहुत, थोड़ा, कुछ, ठीक है, या अति, ये सब शब्द कैसे हैं, परिमाणवाचक के हैं। तो अर्थ के आधार पर 4 भागों में हम बांट देते हैं क्रिया विशेषण को। अगर प्रयोग के आधार पर देखेंगे तो प्रयोग के आधार पर 3 प्रकार बन जाते हैं, साधारण और अनुबद्ध और संयोजक। जबकि रूप के आधार पर अगर देखें तो मूल, यौगिक और कारण, ये 3 प्रकार बन जाते हैं। रूप के आधार पर 3 ही प्रकार हैं प्रयोग के आधार पर, जबकि अर्थ के आधार पर उसके 4 प्रकार बनते हैं। ठीक है, तो अगर हम रूप के आधार की बात करते हैं तो मूल क्रिया विशेषण जो है उसमें किसी अन्य शब्द के योग या मेल से नहीं बनते हैं। ठीक है, यानी कि वो खुद अपना स्वतंत्र होते हैं, ओरिजिनल होते हैं, मूल रूप में होते हैं, उनको हम मूल क्रिया विशेषण कह देते हैं। जैसे अचानक, या फिर, या पुनः, या ठीक, या नहीं, ये ऐसे शब्द हैं जो मूल क्रिया विशेषण हैं। यौगिक जब 2 या 2 से अधिक से मिलकर के प्रत्यय वगैरह लगा करके जब बन जाते हैं तो वो, जैसे प्रतिदिन, जहाँ तहाँ, उधर इधर, घर बाहर, बाहर भीतर, ये सब यौगिक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, कारण में जो शब्द किसी विशेष कारण या उद्देश्य से क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम कारण क्रिया विशेषण कह देते हैं। ठीक है, जैसे तुम जाओगे नहीं तो क्या सिर चाटोगे, तो यहाँ जो अब ये सिर प्रयोग हो रहा है ये कारण विशेष में प्रयुक्त हो रहा है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल थोड़े कम देखने को मिलते हैं। प्रयोगों की दृष्टि से देखें तो साधारण क्रिया विशेषण तो स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाता है, उनको हम साधारण क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आह मैं क्या करूं, ठीक है, या ओह मान लीजिए मैं क्या करूं। ठीक है, तो यहाँ ये जो आह है वो सामान्य क्रिया विशेषण है। जबकि अनुबद्ध क्रिया विशेषण, जिन क्रिया विशेषणों का प्रयोग अवधारणा, निश्चय के लिए होता है, यानी किसी शब्द के साथ होता है, उन्हें हम अनुबद्ध क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे यह तो बड़ी विचित्र बात है, तो इसमें तो शब्द आ गया, यह तो बड़ी विचित्र बात है। मैं कई बार कहता हूं कि जो उदाहरण मैं आपको बोलता हूं उनको मैं यहाँ अगर लिखूंगा तो थोड़ा सा वीडियो की लंबाई ज़्यादा हो जाती है। मैं जब बोल रहा होता हूं तो आप एक बार सुनिए, वीडियो को पॉज करिए और फिर लिख लीजिए उस उदाहरण को, और उसमें अंडरलाइन कर लीजिए जो मैं शब्द बता रहा हूँ। तो मैंने अभी उदाहरण दिया, यह तो बड़ी विचित्र बात है, तो इसमें तो जो शब्द आया है वो आपका अनुबद्ध क्रिया विशेषण है। ठीक है ना, तो है, तक है, ये सब इस प्रकार के ही शब्द हैं। संयोजक की बात करें तो वो 2 वाक्यों को संयोजन कर रहे होते हैं। जैसे जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, तो यहाँ पर ये जो जहाँ और वहाँ 2 शब्द आए हैं ये संयोजन का कार्य कर रहे हैं, तो ये आपके संयोजक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों के समझ में आ गए होंगे। क्रिया विशेषण ये आपका एक प्रकार के अव्यय हो गए हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट, संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय में संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों के साथ में संबंध होता है। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों के साथ में संबंध होता है। कौन कौन से हैं? अर्थ की दृष्टि से देखें तो काल है, स्थान, दिशा, समानता, तुलना, कारण, विकल्प, विरोध, इतने प्रकार के इसके देखने को मिलते हैं। और अर्थ के आधार पर ही इसको ज़्यादा याद किया जाए तो ठीक रहता है संबंध बोधक में। तो जैसे कि काल की बात करें हम तो के बाद या से पहले, ये ऐसे शब्द हैं जो काल संबंध बोधक कहे जा सकते हैं। ठीक है, स्थान की बात करें तो के अंदर या के बाहर। ठीक, दिशा की बात करें तो आसपास या उसकी तरफ
या उसके सामने, ये ऐसे शब्द हो गए। अगर समानता की बात करें तो के समान या उसके जैसा या उसकी तरह, तो ये शब्द आपके संबंध बोधक में आते हैं समानता के साथ। तुलना की अगर बात करें तो की अपेक्षा या की तुलना में, ये आपके शब्द हो गए। अगर कारण की बात करें तो के कारण या उसकी वजह से, तो ये शब्द ऐसे हो गए जो कारण सूचक हैं। ठीक है। विकल्प सूचक की बात करेंगे तो के बदले या उसकी जगह। ठीक है, मैं पूरा पूरा वाक्य नहीं बोल रहा हूँ, आप इसके वाक्य भी बना सकते हैं। विरोध की बात करें तो के विरुद्ध या उसके खिलाफ, तो ये आपके कैसे हैं, विरोध वाले हैं। ठीक है, तो ये आपके संबंध बोधक में आ जाते हैं। एक दो और जैसे संग्रहवाचक अगर होए तो लगभग या मात्र, ये संग्रहवाचक में आ जाता है। ठीक है, तो ये आपके हो गए संबंध बोधक। समुच्चय बोधक में, समुच्चय बोधक में केवल दो ही प्रकार आते हैं। कौन कौन से आते हैं समुच्चय बोधक में? दो प्रकार। एक तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले, ठीक है, या परिणाम या विरोध जताने वाले को हम समुच्चय बोधक कहते हैं। अब इसमें दो प्रकार के मिलते हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, मीना और नीना आ गई। मीना और नीना आ गई, तो अब ये जो और शब्द है वो मीना और नीना को एक कर दे रहा है। ठीक है ना, तो ये जो और शब्द है ये आपका समानाधिकरण में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए नेहा या तो चाय पिलाओ या कॉफ़ी, तो यहाँ पर ये जो या शब्द आ रहा है ये आपका समानाधिकरण का है। जबकि व्याधिकरण में कौन कौन सा आएगा? महेश कार्यालय नहीं आया क्योंकि, तो ये यहाँ क्योंकि आ गया। ठीक है, ऐसे ही उसने परिश्रम किया फिर भी उत्तीर्ण नहीं हुआ, तो फिर भी ये आपका व्याधिकरण के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ और या वाला शब्द आ गया, यहाँ व्याधिकरण में क्योंकि या फिर भी वाले शब्द आ गए। ठीक है, तो ये आपके कहलाते हैं समुच्चय बोधक में। ये आपके हो गए समुच्चय बोधक अवयव। अब इसके और आगे देखिए ज़रा, अगर और उदाहरण आपको चाहिए तो इसमें तथा, एवं, या, अथवा, नहीं तो, परंतु, किंतु, लेकिन, ये सारे के सारे शब्द इसी में आते हैं। ये जितने मैंने बोले हैं अभी शब्द, ये सब समानाधिकरण के उदाहरण हैं। ठीक है ना। और व्यधिकरण में आ जाते हैं आपके क्योंकि, इसलिए, जो कि, ताकि, चाहे, तो, परंतु, किंतु, अर्थात, ये सब आपके किस में आ जाते हैं? ये व्याधिकरण समुच्चय बोधक में आ जाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है आपका विस्मयादि बोधक। तो इसमें क्या क्या है आपका? हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय का जो व्यक्त करने वाले हों वो आपके कहलाते हैं विस्मयादि बोधक। ठीक है, तो जैसे कि अगर हर्ष की बात करें हम तो वाह, अच्छा या शाबाश, ये सारे शब्द कैसे हैं? हर्ष प्रयोग करने वाले हैं। अगर विस्मय की बात करें तो अरे, क्या, क्यों, ये सब आ जाते हैं। ठीक है ना। शोक की बात करें तो हाय, ओ, अहो, ये सब शोक में आ जाते हैं, है ना। ऐसे ही अगर घृणा की बात करें तो राम राम, है ना, या छी छी ऐसे करके भी कहते हैं। तो ये सब आपके घृणा वाले हैं, तो ये आपके विस्मयादि बोधक के अंतर्गत आ जाते हैं। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है जो कि कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है वो है आपका निपात। तो अव्यय जो किसी पद, ध्यान से समझिएगा क्या कह रहे हैं, अव्यय जो किसी पद के बाद जुड़कर उसके अर्थ में विशेष बल प्रदान करते हैं। ठीक है ना, किसी पद के बाद जुड़कर उसके अर्थ में विशेष बल प्रदान करते हैं वो आपके निपात कहलाते हैं। जैसे उदाहरण से समझिएगा, तुम भी तो कुछ करो, तुम भी तो
कुछ करो, तो यहाँ ये जो भी शब्द लगा है ये इस पर कुछ ज़्यादा ही बल दे रहा है ना। वह घर ही तो जा रहा है, तो जा रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ ही जो लग गया है, तो अब ऐसा लग रहा है कि सेंटेंस में, वाक्य पर एक विशेष बल पड़ रहा है ना। जो सिंपल सा शब्द था वो थोड़ा सा ज़्यादा बल वाला हो जा रहा है ना। जैसे वह भी जानता है, तो उस पर आप एक अजीब सा एक ज़्यादा ही बल दे रहे हैं आप सेंटेंस में, तो वो सब निपात के कहे जाते हैं। अच्छा, इसमें निपात में एक खास बात ये है कि आपके सेंटेंस में एक नवीनता ला देता है, वो उसमें नयापन ले आता है वो। जैसे मैं और भी आपको एग्जांपल दूं, जैसे राम ही आ रहा है, मतलब सामने से कौन आ रहा है, राम ही आ रहा है, तो ये एकदम जोर दे करके कहा जा रहा है कि हाँ ये फिक्स बात है कि सामने से राम ही आ रहा है। राम लखनऊ ही जा रहा है, तो ये भी अपने आप में एक क्या है, ये भी फिक्स बात है कि राम लखनऊ ही जा रहा है। तो ये कुछ इस प्रकार के वाक्य होते हैं जिनमें हम शब्द जो लगाते हैं, कभी ही है, कभी भी है, एक भर भी होता है, जैसे कि उनका बेटा तो 4 अक्षर भर जानता है ना, या फिर वो तो भरपेट खाना खाता है, तो ये भर शब्द भी आता है इसमें, या तक है, या तो है, या मात्र है, ये सारे के सारे शब्द किसके अंतर्गत आते हैं, निपात के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक बात एकदम क्लियर हो गई है मेरे ख्याल से। तो ये थे आपके अविकारी शब्द जिनको हम अव्यय के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा वाच्य को लेकर के। वाच्य क्या है? वाच्य से पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म और भाव में से किसकी प्रधानता है। ध्यान दीजिएगा, क्या पता चलता है वाच्य से, कि जो वाक्य है हमारा उसमें कर्ता, कर्म और भाव में से किसकी प्रधानता है, किसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो परिभाषा क्या दे सकते हैं हम इसकी, क्रिया का वह रूपांतर जिससे कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार क्रिया के परिवर्तन ज्ञात होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वाच्य कहलाते हैं। वाच्य जो हैं वो 3 प्रकार के जाने जाते हैं। एक है कर्तवाच्य, देखो ध्यान से देख लीजिए कि कर्तवाच्य लिखते कैसे हैं। कर्त दोनों रावड़े होते हैं, एक नीचे भी एक ऊपर भी। दूसरा होता है कर्मवाच्य और तीसरा होता है भाववाच्य, ठीक है। जैसे एक उदाहरण देता हूँ मैं, रमा पुस्तक पढ़ती है, रमा पुस्तक पढ़ती है, तो इसमें कौन काम कर रहा है, कौन मुख्य भूमिका में है, तो रमा काम को कर रही है, तो ये कर्तवाच्य हो गए, यानी कि कर्ता की इसमें वैल्यू है, कर्ता का प्रभाव ज़्यादा है। जबकि दूसरा देखिए, पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक पढ़ी जाती है, कौन पढ़ रहा है ये तो पता ही नहीं है इसमें, लेकिन पुस्तक पढ़ी जा रही है, यानी जो कर्म है उसकी प्रधानता आपको इसमें दिख रही है। अच्छा, इधर देखिए एक और एग्जाम्पल, मोहन से पढ़ा नहीं जाता, मोहन से पढ़ा नहीं जाता, तो ये क्या दिखा रहा है, ये भाव दिखा रहा है कि मोहन जो है वो क्या नहीं कर पाता है, पढ़ नहीं पाता है। तो ज़्यादा इम्पोर्टेंस किस बात की है, न पढ़ पाने की है। तो ये भाव हो गया कि यहाँ पर भाव मुख्य है, भाववाच्य वाक्य हो गया ये। इधर ये कर्मवाच्य हो गया और ये इधर आपका कर्तवाच्य हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस प्रकार से आप पता कर सकते हैं कि जो वाक्य दिया गया वो कर्तवाच्य है या कर्मवाच्य है या भाववाच्य है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कई बार जो वाक्य होते हैं उसमें हमको पूछने को आता है कि प्रस्तुत वाक्य कैसा है, कर्तवाच्य है कि कर्मवाच्य है या भाववाच्य है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक और मैंने उदाहरण लिया, पत्र लिखा जाता है, तो ये कैसा है, पत्र कौन लिख रहा है ये तो पता नहीं है, पत्र लिखा जाता है, इसका मतलब ये कर्मवाच्य है, ठीक है। सीता पुस्तक पढ़ती है, तो ये कर्तवाच्य हो गया। राम पत्र लिखता है, तो ये भी कर्तवाच्य हो गया, क्योंकि इसमें साफ साफ दिख रहा है कि कौन कार्य कर रहा है, उसकी वैल्यू हो गई है, ठीक है। तो ये कुछ उदाहरण मैंने आपको दे दिए।
ये हो गए हैं वाच्य आपके एकदम क्लियर। तो इस वीडियो में हम लोगों ने बात की थी अविकारी शब्द की और बात की थी वाच्य की। तो ये थी आज की वीडियो। यदि आप लोगों को कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस में दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट भी मिल जाती है, उसकी वीडियोस के लिंक भी आपको मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप वीडियोस को देख सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग जो लास्ट में आप देखते होंगे वीडियो के एंड होने पर नई वीडियोस आपको देखने को मिल जाती होंगी, वो भी आप देख सकते हैं, वो आपके यूज़फुल के लिए ही हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए एक बार आप सभी लोगों का फिर से शुक्रिया। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, आपको हेल्पफुल लगी है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, जिससे कि आपको नई वीडियो समय से मिलती रहें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद।